बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो मैं कोशिश करूँगा कि ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको हो जाए। ब्लूम टैक्सोनॉमी को टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। इसका असल जो है इसके तीन डोमेन्स हैं। पहला डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन, जिसका तल्लुक़ जो है इंटेलेक्चुअल से है, आपके दिमाग में जो प्रोसेसेस होते हैं उससे है। दूसरी डोमेन इसका अफेक्टिव डोमेन है, जिसका तल्लुक़ आपकी फीलिंग से है, आपके दिल से है। तीसरा डोमेन इसका साइकोमोटर डोमेन है, जिसका तल्लुक़ आपके हाथों से फ़िज़िकल कामों से। ये तीनों डोमेन जो है इसमें जो हमारे आमतौर पर एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं वो कॉग्निटिव डोमेन से तल्लुक़ रखते हैं, और जो प्रैक्टिकल हमारे हो रहे हैं उसका तल्लुक़ ये साइकोमोटर डोमेन से है। अफेक्टिव डोमेन जो है ये असल में तरबियत के लिए है, जिससे आपकी फीलिंग, आपके नॉर्म्स जो है वो आपकी तरबियत की जाती है। जैसे बच्चों को हम अपने मजहबी नॉर्म्स बताते हैं और वो उन चीज़ों को फील करते हैं। एथिक्स और इस्लामियात ज़्यादातर अफेक्टिव डोमेन से है। पहली डोमेन के बारे में बात करते हैं, कॉग्निटिव डोमेन। इसके 6 लेवल्स हैं। जब 1956 में ब्लूम्स ने ये टैक्सोनॉमी दी, उस वक्त उसने जो इसके 6 लेवल्स रखे, उसका पहला लेवल है नॉलेज, दूसरा है कम्प्रीहेंशन, तीसरा है एप्लीकेशन, चौथा है एनालिसिस, पांचवा है सिंथेसिस और आखिरी एवेल्युएशन। कुछ अर्सा बाद इसका एक शागिर्द था क्रथवाल, उसने इसको रिवाइज़ किया, जिसके बाद इसको कहते हैं रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी। उसने जो लेवल उसने भी 6 रखे और उसमें थोड़ी सी मामूली तरमीम कर दी। उसने पहला लेवल जो है नॉलेज को रिमेंबर कह दिया, कम्प्रीहेंशन को उसने अंडरस्टैंडिंग कह दिया, एप्लीकेशन को अप्लाई, एनालिसिस को एनालाइज, सिंथेसिस को एवेल्यूशन और एवेल्यूशन को उसने क्रिएट कर दिया। आखिरी 2 लेवल उसमें आपस में इंटरचेंज कर दिया। सिंथेसिस को क्रिएट करके उसको हाईएस्ट लेवल कर दिया और एवेल्यूशन को एक दर्जा पीछे उसने कर दिया। जो पहला है रिमेंबरिंग, जो रिवाइज है, इसके कुछ एक्शन वर्ब है। जब आप करिकुलम को देखते हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके स्टैंडर्ड्स हैं, बेंचमार्क है, और सबसे छोटा लेवल जो है स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम SLOs है। तो SLOs में कुछ एक्शन वर्ब्स होते हैं जिससे हम अंदाज़ा करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है किस लेवल से है। रिमेंबरिंग का तल्लुक़ आपके दिमाग से है, और रिमेंबरिंग जो है असल में रिट्रीवल है। जो चीज़ें आपने फैक्ट्स आपने पढ़े हुए हैं, बच्चे ने पढ़े हुए हैं, जब उसके बारे में पूछें तो उसके दिमाग में कोई प्रोसेस ना करना पड़े, जस्ट रिट्रीव करके आप बता दें। जैसे आपका कैलकुलेटर है, उसके अगर 5 वाली की को प्रेस करें तो स्क्रीन के ऊपर 5 आ जाता है, वो रिट्रीव है, वो कोई प्रोसेस नहीं करता। जैसे बच्चे से उसका नाम पूछें तो वो अपना नाम फ़ौरन बता देता है, दिमाग में तो बगैर कोई प्रोसेस किए जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको आपको बता देता है। इसलिए इसी तरह अगर आप पूछते हैं कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, तो वो बच्चा अगर कहता है 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, तो वो रिट्रीवल आपको बता रहा है। और नॉलेज या रिमेंबर का सवाल मुश्किल भी हो सकता है, आसान भी हो सकता है। ये एक जो हमारे आमतौर पर कहा जाता है कि रिमेंबर जो है ईजी होते हैं, ईजी नहीं है। फ़र्ज़ करें अगर मैं किसी से ये पूछूं कि गैम्बिया जो मुल्क है उसका सदर कौन है, तो लामाला बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्लास में जवाब नहीं दे सकेंगे, हो सकता है सारे बच्चे ना दे। लेकिन ये सवाल जो है रिमेंबरिंग का है, इससे ये मुराद हरगज़ नहीं कि ये डिफ़िकल्ट सवाल है, मुश्किल सवाल है। असल में ये उनकी इंफॉर्मेशन उनके दिमाग के अंदर है नहीं, इसलिए वो इसका आंसर नहीं दे पा रहे। तो जो रिट्रीवल है उसमें इंफॉर्मेशन है दिमाग के अंदर, तो आपको आंसर आ जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं है। रिमेंबरिंग जो है ये हायरार्की में सबसे लोवेस्ट लेवल है कॉग्निशन का, और ये बात का बहुत ज़रूरी भी है, इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। छोटे बच्चे बर्थ के बाद जब उनके 2 चीज़ें, रोना और अंगूठा चूसना, ये उनके अंडेट होता है, उनके दिमाग में अल्लाह ताला ने पहले से, फिर बाद में इसकी इन्फॉर्मेशन दिमाग में बढ़ना शुरू हो जाती है और वो इसके आंसर देना शुरू कर देते हैं। तो छोटे बच्चे जो हैं वो रिमेंबरिंग से ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि चीज़ें वो उनके दिमाग के अंदर स्टोर होती हैं, और जब आप उनसे पूछते हैं तो फिर वो आपको उनको रिट्रीव करके आपको बता देते हैं। तो वो तमाम SLOs जो रिमेंबरिंग से तल्लुक़ रखते हैं उसमें कुछ जो एक्शन वर्ब हो सकते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। रिकॉल, ये भी SLO में हो सकती है। आइडेंटिफाई,
ये भी एक्शन वर्ब हो सकता है। रिकॉग्नाइज, एक्वायर, डिस्टिंग्विश, स्टेट, डिफाइन, नेम, लिस्ट, लेबल, रिप्रोड्यूस, ऑर्डर, इंडिकेट, रिकॉर्ड, रिपीट, सेलेक्ट, टेल। और भी कई हैं, ये सब्जेक्ट वाइज मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। ये मैंने आपको जनरल बता दिया। छोटे बच्चे जो टेबल याद करते हैं वो सारे के सारे रिमेम्बरिंग होते हैं। जब वो टेबल याद करके आपको सुना देते हैं तो असल में वो प्रोसेस नहीं दिमाग में कर रहे, जस्ट जो इन्फॉर्मेशन उनके दिमाग में होती है 3 2 6, तो वो जो उसने 6 सोचा होता है या उसके दिमाग में, तो वो आपको बता रहा था, वो प्रोसेस जस्ट आपको आंसर दे देगा। इस तरह से हो सकता है आइडेंटिफाई लिविंग थिंग्स अमंग गिवन थिंग्स, अगर आपने कुछ दी हुई है। दूसरा लेवल है अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंड, अब आपके दिमाग के अंदर जो इंफॉर्मेशन, डिफरेंट इंफॉर्मेशंस पड़ी हुई हैं, उन इंफॉर्मेशंस के मीनिंग्स अगर आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं तो हम कहेंगे आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग। पहले लेवल रिमेम्बरिंग में जस्ट आपने रिट्रीव किया था, अब आपने उसके मीनिंग्स भी बताने हैं उस इंफॉर्मेशन के, या मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को आपने प्रोसेस करना है आपस में। तो जो प्रोसेस करेंगे उस प्रोसेस तब कर पाएंगे अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो। तो 2 या 2 से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना या किसी भी इंफॉर्मेशन के आपने मीनिंग कंस्ट्रक्ट करके वजाहत करेंगे जब, तो वहाँ आपकी वो लेवल जो है वो आपका अंडरस्टैंडिंग है। तो ऐसे SLOs जो करिकुलम में मौजूद हों और जिनमें मदरजा ज़ैल एक्शन वर्ब, जो जनरल एक्शन वर्ब अगर हों, तो आप समझ जाएं कि आपने अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन बनाना है। ट्रांसलेट, कन्वर्ट, इंटरप्रेट, ट्रांसफॉर्म, सिलेक्ट, इंडिकेट, इलस्ट्रेट, रिप्रेजेंट, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन के कई एक लेवल्स हैं, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, दैट, हाउ। तो ये एक्सप्लेन के मुख्तलिफ लेवल हैं, इनमें से कोई भी एक। एक्सप्लेन व्हाट, एक्सप्लेन हु, एक्सप्लेन दैट, etc. इसी तरह क्लासीफाई, डिस्क्राइब, डिस्कस, आइडेंटिफाई, लोकेट। आइडेंटिफाई पहले में भी आया था, रिमेम्बरिंग में भी इसमें। अगर रिमेम्बरिंग में आप आइडेंटिफाई लिख रहे हैं तो जस्ट एक आध चीज़ को आप आइडेंटिफाई, जैसे उसमें था आइडेंटिफाई द लिविंग थिंग्स अमंग द गिवन थिंग्स। लेकिन अगर आप कहें कि आइडेंटिफाई विच इज़ लिविंग थिंग्स, विच इज़ नॉन लिविंग थिंग्स, तो अब आपने मीनिंग्स भी साथ जोड़े। तो जब आप 2 मुख्तलिफ चीज़ों को आइडेंटिफाई करवा रहे हैं गिवन को, तो आप असल में उसकी अंडरस्टैंडिंग चेक करें कि उसको पता है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में कितना फ़र्क है। पहले में गेसिंग चांस बहुत ज़्यादा था, इसमें गेसिंग चांस और कम है, क्योंकि जिसका अंडरस्टैंडिंग होगा कि लिविंग थिंग्स क्या हैं, करैक्टरिस्टिक्स इसको आते हैं, वो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों को अलग अलग कर सके। इसके अलावा भी हैं, आस्क है, डिस्क्राइब है, स्केच है, क्लैरिफाई है, रिलेट है, फाइंड है, समराइज वगैरह मुख्तलिफ हैं, और ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट के लिए मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो जो भी किसी का सब्जेक्ट हो उसके लिहाज से जो एक्शन वर्ब है वो इस्तेमाल किए जाए। इसके सिंपल क्वेश्चन जो बन सकते हैं जो SLO से, और SLO हो सकते हैं, क्लासीफाई एंड चेंज द जेंडर, डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ, रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ नासा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे जिसमें आप उसको डिस्क्राइब करने का कह रहे हैं, एक्सप्लेन करने का कह रहे हैं, वो सारे के सवाल जो है वो अंडरस्टैंडिंग के। आमतौर पर अंडरस्टैंडिंग जो है इसको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से चेक कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप अगर शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ इसको चेक करें तो ज़्यादा बेहतर है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप MCQs भी इसके बना सकते हैं। तीसरा लेवल है हमारा अप्लाई। अप्लाई से मुराद है कि रिमेंबर की हुई चीज़ों को, उनके मीनिंग्स कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसको नई सिचुएशन के अंदर इस्तेमाल करना। तो वही दिमाग के अंदर जो इंफॉर्मेशंस पड़ी हुई हैं
उसके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करना, फिर उसको नई सिचुएशन के अंदर जाकर इस्तेमाल करना, ये कहलाता है अप्लाई करना। तो अब एप्लीकेशन या अप्लाई के लिए ज़रूरी है कि आप जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसको नई जगह पर इस्तेमाल करके दिखाएं। जैसे मैथमेटिक्स में अगर आप उसको कुछ क्वेश्चन जो है फार्मूला समझा देते हैं, उसके बाद आप उसको रियल लाइफ का कोई सवाल दें या वो सवाल की आप जो है वैल्यूज़ बदल दें और फिर उसके बाद उससे आंसर पूछें, तो वो असल में अप्लाई कर रहा होता है। जैसे आप अगर कोई शक्ल दिखाएं ज्योमेट्री की और उसके बाद रियल लाइफ में कोई और चीज़ उसको रिलेट करके पूछें कि ये ज्योमेट्रिकल कौन सी शेप हो सकती है, जैसे पिज़्ज़ा है, गोल पिज़्ज़ा है, अगर आप पूछते हैं कि ये किस तरह की शक्ल है, अगर वो आपको बताता है कि ये जो सर्कल है ये उस तरह की शेप है, तो सर्कल के करैक्टरिस्टिक्स उसके दिमाग में होंगे जिसको उसने अंडरस्टैंड किया हुआ, फिर उसको इस्तेमाल करते हुए उसने आपको पिज़्ज़े की शक्ल का आंसर दिया है, तो ये अप्लाई कहलाता है। तो अप्लाई जो है ये इसके भी कुछ SLO के अंदर जो एक्शन वर्ब जो हो सकते हैं वो है अप्लाई, सीक्वेंस, कैरी आउट, सॉल्व, प्रिपेयर, ऑपरेट, जर्नलाइज, रिपेयर, एक्सप्लेन। यहाँ पे भी एक्सप्लेन आ गया और हमने अंडरस्टैंडिंग में भी कहा। तो एक्सप्लेन जो है ये नई सिचुएशन के लिहाज से, वाई, गिव एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेट, इंटरप्रेट, ये पहले में भी था इसमें भी है। अगर दी गई सिचुएशन के अंदर आपने इंटरप्रेट करवाना है तो अंडरस्टैंड, और अगर आपने नई सिचुएशन के अंदर इंटरप्रेट करवाना है तो फिर ये अप्लाई के अंदर आ गया। चेंज, राइट, मैनिपुलेट, मॉडिफाई, ऑर्गेनाइज, प्रोड्यूस, शेड्यूल, ट्रांसलेट, एग्जामिन, एडवोकेट, रिजॉल्व, ETC। इस तरह के बहुत सारे और भी हैं। ये सब्जेक्ट वाइज मुख्तलिफ हो सकते हैं क्योंकि इनके मीनिंग मुख्तलिफ है। जैसे अवेल्यूएट आमतौर पर इसकी मीनिंग और है, मैथमेटिक्स में और है। साल का मैथमेटिक्स में मीनिंग और है, साल का साइंस में कुछ मीनिंग और है। अप्लाई जो है ये मिडिल में आ रहा है, तो ये लोअर लेवल से थोड़ा सा हाई लेवल का है नॉलेज आपका, इसलिए इसको आप MCQs के जरिए भी चेक कर सकते हैं और लिखे हुए सवाल CRP कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स से भी कर सकते हैं। और बेहतर है कि आप शॉर्ट क्वेश्चन और लिखे हुए से करें, लेकिन MCQs से भी आप इसको कर सकते हैं। इसके सिंपल कैसे लर्निंग आउटकम हो सकते हैं, अब उसमें से एक एग्जांपल है, अप्लाई वाइल रीडिंग स्ट्रेटजीज टू इंटरेक्ट विद द टेक्स्ट, illustrate the condition necessary for seed germination। तो इस तरह आप जो पूछ रहे हैं की बात करें तो अगर आप एक अननोन एलिमेंट का नाम लिखे, फर्ज करें ये हमारा एक X एलिमेंट है, इसका एटॉमिक वेट इतना है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो सकता है, तो अगर वो एटॉमिक नंबर आपको बता सकता है बच्चा, तो उसने जो उसके दिमाग में एक फार्मूला है एटॉमिक वेट और उसके एटॉमिक नंबर के अंदर जो वेट और के दरमियान जो रेशो है डबल तकरीबन हो जाता है, तो अगर वो वहाँ पे बता सकता है तो आप उसने अप्लाई किया है, हालांकि अननोन आपके पास एलिमेंट है जिसका एटॉमिक वेट आपने बताया, एटॉमिक नंबर उसने बताना है। तीसरा है हमारा एनालाइज। अब एक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना, ये आपका हो गया अंडरस्टैंड, या मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को आपने प्रोसेस किया है दिमाग में और आंसर आपने दिया है, तो फिर हो गया अंडरस्टैंडिंग। और उस अंडरस्टैंडिंग को नई सिचुएशन में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अप्लाई हो। अब है एनालाइज, मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन और हर एक को अलग-अलग मीनिंग देना, तमाम को इंटरप्रेट करना, फिर उसको आंसर देना। तो तमाम का अलग अलग जब वो अंडरस्टैंडिंग करेगा तो असल में हर एक वो एनालाइज करता है। तो एनालाइज क्या है कि मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, तो उससे जो आंसर देगा वो होगा एनालाइजिंग पावर। इसके जो SLO हो सकते हैं, एनालाइज, एस्टिमेट, डिटेक्ट, डिस्कवर, डिस्क्रिमिनेट, एक्सप्लोर, डिस्टिंग्विश, कैटालॉग, इन्वेस्टिगेट, ब्रेक डाउन, determine, differentiate, examine, interpret, calculate,
कैटेगराइज, डिबेट, डायाग्राम, ETC, बहुत सारे एग्जाम्पल इसकी देता हूँ। आपने एक चीज़ दी, बच्चे से पूछा कि ये लिविंग थिंग्स है नॉन लिविंग थिंग, तो उसने जो भी इसका आंसर दिया वो रिट्रीवेबल है। और जब आपने 2 देकर उसको पूछा इसमें से लिविंग थिंग कौन सी है, नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी है, आइडेंटिफाई उसने करना है, तो ये अंडरस्टैंडिंग है। और अगर ऐसी चीज़ जिसके आप 2 उसको करेक्टरिस्टिक्स थे, फिर पूछे कि वो लिविंग थिंग्स हो सकती है या नॉन लिविंग थिंग्स हो सकती है, तो वो अप्लाई है। नई चीज़ जिसका नाम आपने नहीं बताया और नए सिनेरियो में उसने उस करेक्टरिस्टिक को इस्तेमाल किया। अब आप मुख्तलिफ चीज़ें उसको दें और उसमें से हर एक के बारे में पूछे, इनमें से लिविंग थिंग्स कौन सी है, नॉन लिविंग थिंग्स की हैं, और आपने इसको क्यों इस तरह अलग-अलग से सोचा कि ये लिविंग, तो ये एनालाइजिंग पावर है इसकी कि वो हर एक के बारे में इंटरप्रेट कर सकता है। इसके जो SLO हो सकते हैं, एनालाइज अ सिंपल पैराग्राफ टू रिकॉग्नाइज दैट अ पैराग्राफ कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस दैट डेवलप ए सिंगल मेन आइडिया। तो आपको चाहते कि अगर सेंटेंसेस दिए जाएँ उसको सीक्वेंस में लगा दे और कहाँ कहाँ लगाना है, ये असल में एनालाइजिंग है कि उन पैराग्राफ के अंदर उन सेंटेंसेस को किस सीक्वेंस से रखना है और क्यों रखना है, ये असल में एनालाइजिंग पावर। नेक्स्ट हमारा है जी एवेल्युएट। एनालाइजिंग के बारे में फाइनल डिसीजन अगर आप कर सकते हैं तो वो एवेल्युएट करना, यानी कि अगर आप रिट्रीवल से अंडरस्टैंड करते हुए नई जगह में अप्लाई करने के बाद तमाम इन्फॉर्मेशन को अलग अलग इंटरप्रेट कर सकते हैं और उनमें से फिर क्वालिफाई करना कि कौन सी चीज़ें जो हैं आपकी दी गए SOPs के मुताबिक या दी गई करेक्टरिस्टिक के मुताबिक ठीक है। जैसे अगर आप कहें कि कायदे-ए-आज़म के 14 नुकात जो हैं, इनमें से आपके ख्याल में कौन सा सबसे अहम नुक्ता है, तो बच्चा तमाम नुकात को देखेगा, एनालाइज कर रहा है, उन हर एक को एनालाइज कर, हर एक की वर्थ चेक करेगा दिमाग के अंदर प्रोसेस करने के बाद, और उनमें से उसके ख्याल में जो सबसे बेहतर है वो दूसरों से डिफरेंट होगा तो आप बताएगा। तो उसका अलग से पहले सबको पढ़ना, फिर उसको दिमाग में प्रोसेस करना कि क्यों अहम है, जिसको वो अहम कह रहा है वो असल में है। तो मुख्तलिफ चीज़ों को एनालाइज करने में के बाद उसमें से एक चीज़ का इंतखाब करना, ये एवेल्युएशन है। जैसे क्लास में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप कहेंगे ये बच्चे कैसे होते, तो सारे बच्चे अच्छे हैं, तो सारे अच्छे बच्चे हैं, ये एनालाइजिंग पावर है कि ये भी अच्छा है, ये इस वजह से अच्छा है, ये इस वजह से अच्छा है, ये सबसे अच्छा कौन सा है। तो वो जो आपने बताई उनके अलावा भी कुछ उसके फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से कहेंगे ये जो बच्चा है ये सबसे अच्छा है, तो ये आपने एवेल्युएट करके उसको बता दिया। इसी तरह बच्चे के मुख्तलिफ आप टेस्ट ले रहे हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट से आप कर रहे हैं, तो साल के आखिर में किसको सबसे अच्छा बच्चा डिक्लेयर करना है, उसके लिए आपने कुछ SOPs तय किए होंगे, कुछ स्टैंडर्ड्स तय किए होंगे, नंबर लिए हैं उसने और उसकी हाजिरी अच्छी रही है, उसने गेम्स में हिस्सा लिया हुआ है, तो तमाम चीज़ों को मिलाकर जिसके सबसे मैक्सिमम नंबर आएंगे, अगर आपने एक कट लगाया तो उस कट से ऊपर जितने बचे हैं आप असल में उनको एवेल्युएट कर रहे हैं। आखिरी हमारा है क्रिएट करना, नई चीज़ तख्लीक करना। आप बच्चे से कहते हैं ड्राइंग बनाएं, कोई अच्छी सी ड्राइंग बनाएं, वो जो ड्राइंग बना रहा है वो असल में अपने तखय्युल से बना रहा है, इसलिए हम उसको क्रिएट, वो कोई भी बना सकता है। आप उसको कहें, अगर ज़्यादा आप उसकी क्रिएशन चेक करना चाहते हैं, प्लानिंग करना कि ये एक जगह है, इसके ऊपर आपने एक मकान बनाना है, तो आप कैसे इसके ऊपर मकान कैसा होना चाहिए, ये तखय्युल। छोटे बच्चों के लिए क्लास में जब आप क्रिएशन का सवाल पूछना चाहते हैं, आप सिचुएशन क्रिएट करेगा। मसलन आप कहते हैं कि आज जुमे का दिन है, आपका पेपर है और पेपर का टाइम जो है वो 10 से लेकर 12:30 तक और 1 बजे जुमे की नमाज, तो आप कैसे मैनेज करेंगे चीज़ों को, तो वो जो प्लान आपको देगा वो असल में करिएगा, क्योंकि पहले उसने ऐसी कोई सिचुएशन नहीं देखी, नई सिचुएशन है, अप्लाई करेगा, अप्लाई करने के बाद एवेल्युएट करेगा, कई बेस्ट पॉसिबल वेज होंगे,
उनमें से जो बेस्ट पॉसिबल उसका इंतखाब करेगा, और चूँकि उसने खुद बनाए इसलिए वो करिएगा। तो ऐसे मुख्तलिफ चीज़ें जो बिल्कुल नई हैं उनके लिए जो बच्चा उसको बनाएगा उसको हम क्रिएट कहते हैं। इसी तरह आप बच्चे को ये कहते हैं कि एक मजमून लिखें, पैराग्राफ लिखें जो कि किताब में मौजूद नहीं है और जिसमें ऐसा कोई कोविड-19 है जैसे जिसके ऊपर बच्चों ने नहीं पढ़ा, उसके ऊपर आप एक पैराग्राफ लिखें जो 200 वर्ड्स का हो। तो वो जो क्रिएट कर रहा है, चीज़ें नई बना रहा है, उसमें उसने एनालाइज भी करना है, सिचुएशन को भी देखना है, जो इन्फॉर्मेशन उसने सुनी उनको प्रोसेस भी करना है, सीक्वेंस के अंदर भी लिखना है और आपको एक नई चीज़ बना कर। तो इसके भी मुख्तलिफ एक्शन वर्ब हो सकते हैं, मसलन प्लान है, इंटीग्रेट है, फार्मूलेट है, प्रपोज है, स्पेसिफाई है, ऑर्गेनाइज है, थ्योराइज है, डिज़ाइन है, बिल्ट है, इवेंट है, डिस्कवर है, प्रेजेंट है, रिकॉग्नाइज है, रिवाइज है, एक्सटेंड है, एडवोकेट है। इस तरह की जैसे रिवाइज है, अगर आपने कोई नक्शा बनाया उसको इस तरह रिवाइज करने के लिए पहले से बहुत अच्छा नज़र है, तो आपने एक बहुत अच्छा अवेलुएट भी करके बता दिया और कहा बहुत अच्छा नज़र आया, अवेल्यूएशन के बाद का आपने बताया कि अच्छा नज़र आए वो बनाएं, तो आप उसको नई चीज़ बनाने के लिए कहें। इसी तरह अगर लैब में केमिस्ट्री में बच्चों को कहें ये आपके केमिकल्स हैं इसको मिलाएं, और वो कई नई चीज़ें बना सकते हैं क्रिएट करके, उनके आपको करैक्टरिस्टिक्स अगर बताएं तो आप वो क्रिएशन की तरफ चलेंगे। सैम्पल लर्निंग आउटकम हो सकता है एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन एवरीडे लाइफ है, रिवाइज रिटन वर्क फॉर लेआउट ETC आप कह सकते हैं। तो बेसिकली करिकुलम के अंदर जितने भी SLO इन 6 लेवल में से किसी न किसी लेवल को डिमांड कर रहे हैं। आइटम राइटर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ब्लूम टैक्सोनॉमी को समझे, और टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ब्लूम टैक्सोनॉमी को समझे। क्यों? टीचर अगर ब्लूम टैक्सोनॉमी को नहीं समझ रहा तो वो बच्चों को उस डेप्थ से पढ़ा नहीं रहा। अगर सारे SLO जो हैं वो नॉलेज के हों तो आप जस्ट रिट्रीवल है, जैसे सोशल स्टडी में मुख्तलिफ डेट्स हैं, पाकिस्तान की बनने के दिन है 14 अगस्त है, इसी तरह कायद-ए-आज़म के वफ़ात का दिन है, अल्लामा इक़बाल के पैदाइश का दिन है, मोहम्मद अली जौहर के किसी इवेंट का है। जो इवेंट्स की डेट्स हैं जो फिक्स हैं उनको रिट्रीव करना, ये सारे का सारा नॉलेज है। तो टीचर जब पढ़ाएगा तो वो जस्ट उसको इन्फॉर्मेशन को उस तक उन तक पहुंचाना और फिर उनसे पूछना, ये उनका नॉलेज के सवाल। लेकिन अगर SLO है क्रिएटिंग की डिमांड कर रहा है तो फिर टीचर को मुख्तलिफ एग्जाम्पल के ज़रिए ये बताना पड़ेगा कि क्रिएटिंग से मुराद क्या है, क्रिएटिंग किसको कहते हैं। वो खुद से डिज़ाइन करेगा, एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन बना कर देता है, क्वेश्चन मुख्तलिफ बना। मसलन अगर जैसे हमारे मैट्रिक के एग्ज़ाम में बच्चे जो हैं 8-10 मज़ामीन याद कर लेते, उसके अलावा अगर कोई भी मजमून अगर आ जाए, अगर वो उसके ऊपर लिख सकते हैं तो उसकी क्रिएटिंग पावर है। अगर नहीं लिख सकते तो फिर वो लिख लें जो उसने पढ़े हुए हैं, वो सारे के सारे रिट्रीवल में या रिमेम्बरिंग में चले जाएंगे। तो टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो डिमांड ऑफ SLO के मुताबिक पढ़ाए, और आइटम राइटर के लिए ज़रूरी है कि वो डिमांड ऑफ SLO के मुताबिक आइटम बनाए। अगर आइटम जो है वो डिमांड से बिलो है तो आप बच्चों को ओवर एस्टिमेट करें, सारे आसान सवालों के जवाब दे देंगे, आप कहेंगे सारे बच्चों को बहुत आता है। लेकिन अगर डिमांड से अबव बना दें, बच्चों को नहीं आएंगे, आप ये कहेंगे कि बच्चों को कुछ नहीं आता, इसे आप अंडर एस्टिमेट करें। तो टीचर और आइटम राइटर के लिए ब्लूम टैक्सोनॉमी का समझना